हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। इंडियन हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है जो हमारे यूनिट 1 है। ठीक है, उसका हम लोग ने तीसरा चैप्टर उठाए थे। क्या था चैप्टर का नाम? भारत की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। ठीक है, तो आज हम लोग यूनेस्को द्वारा जो भी स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। और कहाँ से करेंगे? भारत के विश्व विरासत स्थलों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं यूनेस्को है क्या। ठीक, कि यूनेस्को है क्या। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। आईएमपी है ये। ठीक है, पूछ सकते हैं ये। ठीक, और यूनेस्को के हेड कौन है वर्तमान में? आंद्रे एजोलो। क्या है? आंद्रे एजोलो। ठीक, कौन है? आंद्रे एजोलो। अब इसी के तहत इसी यूनेस्को ने 1972 में, कब? 1972 में एक अभिसमय या कन्वेंशन आयोजित किया था। कब किया था? 1972 में एक कन्वेंशन आयोजित किया था। उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि विश्व के जो भी ऐसे स्थल हैं जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कैसे हैं? विश्व के ऐसे स्थल जो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन्हें विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित करके उनका संरक्षण और संवर्धन करना। क्या करना? उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना। और ये कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस में कन्वेंशन हुआ था कब? 1972 में। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? यूनेस्को का। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, ठीक है, एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या होगा? और इसी संस्था के माध्यम से, जो ये किसकी एजेंसी है? यूएनओ की एजेंसी है। ठीक है, इसी संस्था के माध्यम से ही क्या करते हैं? प्रमुख स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा उद्देश्य क्या है? विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित करना, विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करने में सहयोग देना जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और इन स्थलों में वन क्षेत्र, झील, पर्वत, स्मारक, भवन एवं शहर को भी शामिल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है यूनेस्को का। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये 3 प्रकार से अपने स्थलों को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा? वो प्राकृतिक स्थल होगा। क्या होगा? प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल में वन, उद्यान, झील इत्यादि चीजों को रखा जाता है। ठीक है, और भारत में प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, संख्या आपको याद रखना। टोटल विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के 42 साइट्स को सूचीबद्ध किया गया है। कितने? 42, जिसमें से 7 क्या है? प्राकृतिक है। सांस्कृतिक कितने? सांस्कृतिक का अर्थ होता है इसमें स्मारक, ठीक है, इमारत और इतिहास से संबंधित प्रमुख स्थान, कला, संस्कृति इत्यादियों को इस स्थल में शामिल किया जाता है। और इसमें कितने? 34 साइट्स हैं। कितनी? 34 साइट्स हैं। और एक होता है क्या? मिश्रित। मिश्रित में दोनों को रखा जाता है। किसमें? प्राकृतिक भी हो वह स्थल और कौन सा हो? साथ में सांस्कृतिक भी हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में एक ही ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक स्थल भी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि 3 प्रकार से ये अपने स्थलों को सूचीबद्ध करता है। पहला क्या है? सांस्कृतिक स्थल, दूसरा क्या है? प्राकृतिक स्थल, और तीसरा क्या है? मिश्रित स्थल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसकी सूचियां कितने प्रकार की होती हैं। यदि वो किसी स्थल को विरासत घोषित करे तो उसके 10 मानदंड होते हैं। कितने? 10 मानक या मानदंडों के माध्यम से ही किसी भी स्थल को क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसमें से 1 से लेके जो 6 मानक होते हैं वो कौन से होते हैं? सांस्कृतिक होते हैं। 1 से लेके 6 मानक
सांस्कृतिक, और 7 से लेके जो 10 मानक होते हैं वो प्राकृतिक मानक निर्धारित किए गए हैं। कौन से? प्राकृतिक मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी जो सूचियों के जो प्रकार होते हैं, सूची के प्रकार, एक होते हैं मूर्त सूची। कैसी होती है? मूर्त सूची, जिसे आप देख सकते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, और दूसरी होती क्या है? अमूर्त सूची, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दुर्गा पूजा, ये क्या है? अमूर्त सूची है। ठीक है, और लेकिन वही मूर्त सूची क्या है? जैसे कि कोई भी स्थल, आगरा का ताजमहल, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा को आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्या? दो प्रकार की सूचियां, मूर्त सूची और अमूर्त सूची। ठीक है, गरबा नृत्य ये भी अमूर्त सूची में आता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सूचियों के और भी प्रकार होते हैं। एक होती है स्थायी सूची और दूसरी होती क्या? अस्थायी सूची। ठीक है, स्थायी सूची की यानी कि इस सूची में यदि किसी स्थल को सूचीबद्ध किया गया है तो वो हमेशा के लिए है। ठीक है, अस्थायी सूची का मतलब उसे अभी संभावना की श्रेणी में रखा गया और आगे भविष्य में उसे स्थायी सूची में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप आप यूनेस्को की कार्य पद्धति समझ गए होंगे कि सबसे पहले यह प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित 3 श्रेणियों के अंतर्गत स्थलों को सूचीबद्ध करता है। इसके माध्यम से वह मूर्त और अमूर्त सूची बनाता है कि कौन सा स्थल देखने के लिए है और कौन सा स्थल महसूस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और तीसरी सूची होती स्थायी और अस्थायी, जो परमानेंट कहलाती है और एक क्या कहलाती है? टेम्परमेंट कहलाती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें मध्य प्रदेश के कौन से मूर्त स्थल है और कौन से अमूर्त है और कौन से स्थायी और कौन से अस्थायी है, ये मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन से स्थान है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, टोटल कितनी है? 42 साइट्स है। टोटल कितनी है? 42 साइट्स है। देखिए 42 कौन सी है? होयसल के मंदिर है। ठीक है, होयसल के मंदिर है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। आईएमपी सबसे लेटेस्ट है ये। ठीक है, कहाँ पर ये? कर्नाटक में, और होयसल राजवंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये मंदिर है। अब देखिए ये मंदिर निर्माण की शैली कैसी थी? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि होयसल मंदिर निर्माण की शैली कैसी थी? बेसर। कैसी? बेसर शैली से, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शैली का क्या था? मिश्रण है। ठीक है, आईएमपी करंट अफेयर ये पूछ सकते हैं कि होयसल के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? तो बेसर शैली में निर्मित किए गए हैं। ठीक है, कौन सी शैली में? बेसर शैली में निर्मित किए गए हैं। और ऐसे स्थल कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे आपको? विंध्याचल से लेके कृष्णा नदी के मध्य तक के स्थलों में आपको कौन सी शैली मिलेगी? बेसर शैली मिलेगी स्टूडेंट। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे 42 साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किया है। सबसे पहले देखिए 1983 में उन्होंने सूचीबद्ध किया था। ठीक है, कितने स्थलों को? 4 स्थलों को। कितने? 4 स्थलों को। सबसे पहले अजंता की गुफा देख लेते हैं, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफा के पश्चात आगरा का महल, ये कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक, फिर क्या है? ताजमहल, ये आगरा का किला है और ये क्या है? ताजमहल है। और चौथा इसी में क्या आ जाएगा? एलोरा की गुफाएं आ जाएंगी। तो ये 4 स्थलों को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, मैंने अजंता की गुफा भी आपको बता दी है। बाकी जब अपन मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे आगरा का किला और साथ ही ताजमहल की भी हिस्ट्री बताऊंगा। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में, सबको मालूम रहता है मोहब्बत की निशानी है ये। ठीक है, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित की गई है ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 83 में 4 स्थलों को पहली बार सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, इसके पश्चात 1984 में 2 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया। सबसे पहले सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है ये। ठीक है, इसी को जगन्नाथपुरी, ठीक है, जगन्नाथपुरी के पास में ही आता है ये। ठीक, और दूसरा स्थल इसी समय हो जाएगा महाबलीपुरम के मंदिर। कहाँ के? महाबलीपुरम के स्मारक, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे 1982 में कितने स्थलों को सूचीबद्ध किया गया था? 2 स्थलों को सूचीबद्ध किया था। ये आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनेस्को साइट्स है और कौन सी यूनेस्को साइट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 1985 में
किन किन स्थलों को सूचीबद्ध किया था? सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान के पश्चात हम लोग देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये आसाम में है। और आसाम का और एक राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया था, उसका नाम क्या था? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आई होप आपको ये 3 स्थल समझ में आए होंगे। आपको याद सन वाइज तो नहीं याद रखना, लेकिन आपको केवल नाम याद रखेंगे और उसका कौन सा राज्य है उन्हें ही ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 1983 के प्रमुख स्थल। 1983 में कौन कौन से घोषित किए गए थे? सबसे पहले गोवा का चर्च। गोवा का चर्च ये कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। ठीक है, इसके पश्चात कर्नाटक का हम्पी के अवशेष। कर्नाटक में क्या है? हम्पी के अवशेष। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर इसके पश्चात फतेहपुर सीकरी, जो अकबर की राजधानी थी, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है ये? यूपी में है। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखेंगे हम लोग, और 1986 में ही इसे खजुराहो के मंदिरों को भी शामिल किया गया था। किसके? खजुराहो के मंदिर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आईएमपी है। खजुराहो के मंदिरों के हम लोग विशेष मूर्ति कला और मंदिर निर्माण कला को अलग से देखेंगे। कब देखेंगे? जब हम लोग मध्य प्रदेश का कला संस्कृति का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके पश्चात 1987 में पुनः 3 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया 1987 में। और वो स्थल कौन कौन से थे? सबसे पहले सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन से? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उसके पश्चात एलिफेंटा की गुफा। कहाँ पर है एलिफेंटा की गुफा? महाराष्ट्र में है। और इसके पास पश्चात पट्टाकल के स्मारक। पट्टाकल के स्मारक ये कहाँ पर है? पट्टाकल के स्मारक आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही 1987 में ही चोलकालीन मंदिर, उनसे चोलकालीन मंदिरों को भी यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। ठीक स्टूडेंट, समझ गए होंगे। और 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। 1989 में 1989 में एक ही स्थल को सूचीबद्ध किया गया था, सांची का स्तूप। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी हम लोग विशेष संदर्भ में देखेंगे। तो कौन कौन से हो गए मध्य प्रदेश के? खजुराहो 1986 और 1989 सांची का स्तूप। अब देखते हैं 1993 में कितने 2 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया? हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं के मकबरे के साथ साथ कुतुब मीनार। इसको कुतुब मीनार को भी शामिल किया गया। ठीक है, फिर 1999 में माउंटेन रेलवे। जैसे माउंटेन रेलवे, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दार्जिलिंग रेलवे। ठीक है, फिर नीलगिरी रेलवे, और एक है कालका शिमला रेलवे। ये 3 प्रमुख रेलवे लाइनों को क्या किया गया था? सूचीबद्ध किया था। कब? 1919 में। ठीक है, 1999 में किया गया था। इसके पश्चात देखिए, जो दार्जिलिंग है उसे 1999 में किया गया था। जो नीलगिरी है उसे 2005 में किया गया था। और कालका शिमला को कब किया गया था? 2008 में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सन 2002 में। तो सन 2002 में किसे घोषित किया गया था? महाबोधि मंदिर को। कौन सा? महाबोधि मंदिर। अब ये है कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर है? बोध गया बिहार में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। देखिए, डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है 2003 में भीमबेटका की गुफाएं को। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं को। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसकी इसकी खोज 1957 में विष्णु वाकरकर जी ने की थी। ठीक है, फिर आते हैं 2004 में। 2004 में 2 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया, चंपानेर, पावागढ़ पार्क। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में चंपानेर। एक श्रेणी भी है और पहाड़ियाँ भी है। ठीक है, और साथ ही शिवाजी टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया। इसका पुराना नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक, फिर 2007 में किसे घोषित किया गया था? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला। ठीक, फिर आते हैं 2010 में जंतर मंतर जयपुर।
जंतर मंतर जयपुर, कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर 2012 में पश्चिमी घाट, इसे 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। 2013 में देखिए, 2013 में बहुत सारे स्थलों को सूचीबद्ध किया गया था। सबसे पहले राजस्थान के पहाड़ी किले, ठीक, राजस्थान के पहाड़ी किले। फिर चित्तौड़गढ़ का किला इसी के अंतर्गत, चित्तौड़गढ़ के किले के पश्चात कुंभलगढ़ किला, ठीक। फिर क्या है, रणथंबोर किला, रणथंबोर किले के पश्चात जैसलमेर का किला, और जैसलमेर किले के पश्चात आमेर का किला, ठीक। आमेर के किले के पास गंगरोन का किला। ये प्रमुख किलों को शामिल किया गया था कब, 2013 में। तो 2013 में आपको पूरा याद रखना है, राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण किले हैं उन्हें 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। अब देखते हैं 2014, 2014 भी आईएमपी है, ठीक है। इसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसे भी क्या किया गया था, सूची में शामिल किया गया था। इसके पश्चात रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव आपको 100 रुपीज में देखने को मिली, कहाँ पर, पाटन गुजरात में, ठीक। ये हो गया क्या, हमारे 2014 के प्रमुख स्थल। फिर 2016 में पुनः 3 स्थलों को शामिल किया गया। क्या है, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, बिहार में है। फिर देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये किस श्रेणी में शामिल किया गया था, मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। कौन सी श्रेणी में, मिश्रित से, एकमात्र मिश्रित श्रेणी कौन सी है, कंचनजंगा। और तीसरा क्या था इसमें, ली कार्बूसियर के स्थापत्यकार, कौन से, ली कार्बूसियर, इसे चंडीगढ़ का संस्थापक भी कहा जाता है। ली कार्बूसियर के स्थापत्यकार कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो इन 3 स्थलों को 2016 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। 2017 में अहमदाबाद, 2017 में अहमदाबाद शहर को सम्मिलित किया गया, पूरा अहमदाबाद शहर को। और ये कैसा ऐतिहासिक स्थल है, और यहीं पर विश्व का सर्वाधिक, यह सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। 2018 में, 2018 में मुंबई का विक्टोरियन एवं आर्ट डेको एनसेम्बल, ठीक है, क्या मुंबई का क्या है, विक्टोरियन एवं आर्ट डेको, मुंबई का विक्टोरिया एवं आर्ट डेको, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक। 2019 में, ठीक है, जयपुर की 4 दीवारी, जयपुर की 4 दीवारी को शामिल किया गया, कहाँ पर, 2019 में। और 2020 में, 2020 में ओरछा एवं ग्वालियर को, ओरछा एवं ग्वालियर को, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 2021 में धोलावीरा को, किसको, धोलावीरा को, आईएमपी है धोलावीरा, कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये कौन सी साइड से, हड़प्पा कालीन साइड से। और ये क्यों फेमस थी, अपनी अद्वितीय नल निकासी पद्धति के लिए, किसके लिए, नल जल पद्धति के लिए फेमस थी, ठीक है, कौन सी, धोलावीरा, ठीक। इसके पश्चात 2021 में रामप्पा मंदिर, कौन से, रामप्पा मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है, यहीं पर रुद्रेश्वर शिव मंदिर है, कौन सा, रुद्रेश्वर शिव मंदिर, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है, आईएमपी है। और इसके पश्चात 2023-24 में अभी इसको जोड़ा गया, होयसल के मंदिरों को जोड़ा गया, ठीक है। ये कितनी, 42वीं साइट्स है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, टोटल 42 साइट्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक आईएमपी फैक्ट है, 2003 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अभिसमय को अपनाया गया, किसके माध्यम से, यूनेस्को के माध्यम से। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, कब, 2003 में। इसके अंतर्गत हमारी मौखिक प्रथाओं, रीति रिवाज, त्यौहार, ज्ञान परंपरा, कला प्रदर्शन, हस्तशिल्प निर्माण, परंपरागत हुनर आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। और भारत में संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है, कौन सी, संगीत नाटक एकेडमी
वैश्विक अमूर्त सूची में शामिल किए जाने के प्रतिवेदन को तैयार करती है और उसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, इसके द्वारा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी है, इसके माध्यम से अमूर्त सूची बनाई जाती है। ठीक है, और भारत में कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। कितने? 14 है। सबसे पहले रामलीला। ठीक है, रामलीला के पश्चात वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा, वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा। इसके पश्चात कुडियापट्टम। ठीक है, कुडियापट्टम। फिर चौथा क्या? रम्माण। ठीक, पांचवा क्या है? मुडियेट्टी। ठीक, छठवा क्या है? कालबेलिया, एक प्रकार का नृत्य है ये। ठीक है, सातवां क्या हो जाएगा इसी में? छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य ये जम्मू कश्मीर में होता है। इसके पश्चात बौद्ध धर्म ग्रंथों को पाठ करने की परंपरा, बौद्ध धर्म ग्रंथों को पाठ करने की परंपरा। फिर नौवा है क्या? संकीर्तन। कहाँ पर चलती है संकीर्तन? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चैतन्य प्रभु जिनके संस्थापक माने जाते हैं। पंजाब का धातु शिल्प बहुत ही फेमस है। ठीक, इसके पश्चात 2016 में योग। ठीक, 12वां स्थल हो जाएगा हमारा क्या? नवरोज, एक पारसी त्योहार है। ठीक है, फिर क्या है? कुंभ का मेला 2017 में। फिर 2021 में कलकत्ता की दुर्गा पूजा। इन 14 स्थलों को अमूर्त सूची में शामिल किया गया। किसमें? अमूर्त स्थलों में। ठीक है, या अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, कितनी अमूर्त सूची और स्थायी सूची। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से स्थल हैं जिनको जिनको यूनेस्को द्वारा अपनी स्थायी और अस्थायी सूची में शामिल किया गया। सर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची के स्तूप और 2003 में भीमबेटका। ठीक है, और 2000 कब? 2000 2020 में ओरछा और ग्वालियर। 2020 में ओरछा एवं ग्वालियर को स्थायी सूची में शामिल किया गया। अब देखेंगे हम लोग अस्थायी सूची। अस्थायी सूची में से कौन कौन से स्थल है मध्य प्रदेश के जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठीक है, आपने सुना होगा बुरहानपुर का पुनी भंडारा। ठीक है, कौन सा? बुरहानपुर का पुनी भंडारा। ठीक है, कहाँ का? बुरहानपुर का पुनी भंडारा। इसके पश्चात लमेटा श्रेणी, कहाँ पर है ये? जबलपुर में है। सतपुड़ा के पर्वत, ठीक है, कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। ठीक, और मांडू, इन सब चीज को अस्थायी सूची में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है। किसके माध्यम से? यूनेस्को के माध्यम से। ठीक है, आईएमपी है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, किसमें? प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कौन से स्थलों को, इन स्थलों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, ग्वालियर का किला इसी सूची में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? धमनार का ऐतिहासिक समूह। धमनार, धमनार कहाँ पर है? मंदसौर में है। ठीक है, ऐतिहासिक समूह है, यहाँ मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर? मंदसौर में, आईएमपी है। भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजेश्वर महादेव मंदिर रायसेन में आता है ये। ठीक है, भोपाल से 15 किलोमीटर दूर है। कौन सा? भोजेश्वर महादेव मंदिर। चंबल घाटी के रॉक स्थल। ठीक है, खूनी भंडारा होगा क्या हमारा? बुरहानपुर। ठीक, और मंडला के भवन स्मारक। ठीक, ये हो गई क्या हमारी अस्थायी सूची, किसमें? मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों विरासत स्थल घोषित किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी स्थान विशेष की संस्कृति एवं परंपरा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है, और साथ ही मानव विकास की, किसकी? मानव विकास की
जो कार्य पद्धति है, फिर मानव विकास का जो इतिहास है उसको प्रदर्शित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कौन से? विरासत स्थल। इसलिए इन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची स्थलों में क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने प्राचीन परंपरा या फिर हम लोग क्या बोले, हमारे जो हिस्ट्री है या इतिहास है उससे क्या कर सके, हम लोग उनको अवगत करा सके। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, प्रमुख साहित्य। ठीक है, बहुत ही आईएमपी, क्योंकि साहित्य से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट फिल्म में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।